विधानसभा चुनाव में देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। बताएंगे विधानसभा चुनाव में लगे हैं गंभीर आरोप। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। उसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ने कहा कि हम है गठबंधन के साथ में, लेकिन बीजेपी का नहीं करेंगे प्रचार। बताएंगे एक के बाद एक कई सारे नेताओं ने बीजेपी के प्रचार से पैर पीछे खींच लिया है। दोस्तों साथ साथ झारखंड के अंदर कई सारे नेताओं ने भाजपा को टाटा अलविदा बाय बाय कहा है। बताएंगे किस तरीके से बाहर वालों को इज्जत देने के कारण बीजेपी के खुद के नेताओं ने भाजपा को बेइज्जत करना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ में मराठा कार्यकर्ता मनोज रंगे पाटिल पर भी जोरदार दबाव बनाया जा रहा है भाजपा का विरोध करने का। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता की हो गई है घर वापसी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने टिकट वापस करने की पार्टी को दी है धमकी। एक एक करके चलेंगे पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरह। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में परिवर्तन होना पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है, इसे कोई नहीं पलट सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में होगा परिवर्तन, डंके की चोट पर कोई परिवर्तन होने से नहीं रोक सकता, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल के उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए पुलिस वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी जानकारी साझा करना चाहता हूं जिससे उन अधिकारियों को बुरा भी लग सकता है जिन्होंने मुझे ये जानकारी दी है। पवार ने आगे बताया है कि हमने कई जिलों के अधिकारियों से बातचीत की है और इससे हमें पता चला है कि सत्ताधारी दल के उम्मीदवारों को चुनाव के लिए वित्तीय सहायता मिल रही है, पुलिस वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भी ऐसी ही बातें कही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि काफी गंभीर मामला उठाया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और बताना चाहिए कि कहां कहां पर ये पैसे बांटे जा रहे हैं भाजपा के उम्मीदवारों को, खासकर एनडीए गठबंधन के लोगों के लिए। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अजीबोगरीब तरीके के गठबंधन हो रखे हैं। दोस्तों एक ऐसा ही अजीब गठबंधन बीजेपी के साथ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का हो रखा है। रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई राज्य के अंदर एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। दोस्तों लेकिन आरपीआई ए के नेता रामदास अठावले ने पहले 12 सीटों की मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने मात्र 2 सीटें दी है, उसमें भी एक अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो अब आरपीआई ए के नेताओं में भी जोरदार नाराजगी देखने को मिल रही है। दोस्तों राष्ट्रीय संगठन सचिव भूपेश थुलकर ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन का हिस्सा जरूर है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता उनके लिए कहीं कोई काम नहीं करेंगे, यानी सब अपने घर पर बैठेंगे, कोई भी बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करेगा, हम लोग भाजपा का साथ नहीं देंगे, हम लोग रामदास अठावले जी की रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा है, हमें इस बात पर गर्व है, लेकिन हम चुनाव में बीजेपी का साथ नहीं देंगे। हाल ही में 30 से 32 निगम अध्यक्ष और सदस्य लोगों की नियुक्तियां की गई थी। दोस्तों इसमें पार्टी का कोई स्थान नहीं है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा नियुक्ति 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई तथा 5 रिक्त पड़े स्थानों को भी भरना था, लेकिन आरपीआई पार्टी का किसी नेता को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के बारे में सोचा भी नहीं गया। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा के साथ ऐसे कई गठबंधन सहयोगी है जो केवल नाम मात्र के लिए बीजेपी के साथ में जुड़े हैं। उनको पता है कि अगर भाजपा से दूर रहेंगे तो शायद कानूनी कार्रवाइयां हो जाएगी, और जो भाजपा की एक्सटेंडेड विंग है जिसे जांच एजेंसियां भी कहा जाता है, उनके पीछे भी पड़ सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इस तरीके से महाराष्ट्र में धीरे धीरे और भी खुलकर लोग सामने आने वाले हैं, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कमजोर होती चली जाएगी, एक एक करके सारे लोग बीजेपी से अलग होकर अपना अपना रास्ता देखने लगेंगे। साथ साथ झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोडरमा से 5 बार से ज्यादा बार सांसद रहे रीत लाल वर्मा के बेटे और भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव कुमार वर्मा ने बीजेपी की अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये कदम उठाने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इनका ये भ्रम टूट गया है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, यानी कार्यकर्ताओं के आधार पर बीजेपी चलती है। ये केवल एक भ्रम है दोस्तों, और इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि मीडिया वाले ये भ्रम फैलाते रहते हैं कि बीजेपी अपने कैडर के आधार पर चुनाव जीतती है, जबकि हकीकत सबको पता है कि भाजपा दूसरी पार्टी से नेताओं को ला लाकर चुनाव में मैदान में उतार कर उनके सहारे चुनाव जीतने का प्रयास करती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रणव कुमार वर्मा ने लेटर पैड भी जारी किया है, जिस पर उन्होंने ये इस्तीफा लिखा है। उन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष को लेटर लिखते हुए कहा कि सादर सूचित करना चाहता हूं कि मैं प्रणव कुमार वर्मा भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वों एवं बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर और भी इस्तीफे सामने आएंगे। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। साथ साथ महाराष्ट्र के अंबरनाथ में एक दोस्त के रूप में एमएनएस अपने प्रतिद्वंदी ठाकरे समूह के उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि एक सीट है अंबरनाथ की, जहां पर एक अलग ही तरीके का आपस में जुड़ाव देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस के बीच में दोस्तों यहां पर राज ठाकरे की पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। एक कार्यक्रम में पहुंचे राजू पाटिल, उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के ठाकरे गुट के उम्मीदवार राजेश वानखेड़े हमारे दोस्त हैं, इसीलिए हमने यहां से अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। क्या शिवसेना यूबीटी को अपने साथ में लाकर एमएनएस पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि शिवसेना यूबीटी अपना उम्मीदवार माहिम विधानसभा से हटा ले, जहां से एमएनएस के नेता राज ठाकरे के बेटे चुनावी मैदान में है। कुल मिलाकर दोस्तों ये वाली सीट जो है अंबरनाथ की, यहाँ पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में आपस में समन्वय देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसके पीछे बड़ा कारण उम्मीदवार है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि जरूर आपस में भी कोई बातचीत
हो गई होगी। साथ साथ मराठा समुदाय को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल को अब एक व्यक्ति ने, मराठा समाज के व्यक्ति ने अपने खून से लेटर लिखते हुए कहा कि जो भूमिका आजकल मनोज जरांगे पाटिल निभा रहे हैं उससे लग रहा है कि वो महायुति के सपोर्ट में है, यानी भाजपा को सपोर्ट करने वाली उनकी नीति है। कारण यह है कि इतना बड़ा तो उन्होंने मराठा आंदोलन किया था, उनको या तो मराठा समुदाय के व्यक्तियों को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए था और खुद पार्टी बनाकर मैदान में उतरना चाहिए था, या फिर महाविकास आघाड़ी गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए कहना चाहिए था, क्योंकि 30% के आसपास मराठा आबादी है और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी को अच्छा रहेगा अगर मनोज जरांगे पाटिल महाविकास आघाड़ी गठबंधन को सपोर्ट नहीं करते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं उसी इशारों पर चलते नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन को सपोर्ट करना चाहिए मनोज जरांगे पाटिल को, या फिर अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए, इस तरीके से ये कहना कि वो उम्मीदवार उतारने के बारे में केवल सोच ही रहे हैं, ये साफ तौर पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को फायदा पहुंचाने का मामला है। अगर आप भी मानते हैं कि मराठा, दलित और आदिवासी समीकरण बनाकर एक सीट पर अगर वो एक उम्मीदवार उतारेंगे तो ये जो 3 अलग अलग समाज के वोटर है ये ज्यादातर महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ खड़े वोटर है, तो क्या महाविकास आघाड़ी गठबंधन के वोट डिवाइड करने का काम संभाल रखा है क्या मनोज जरांगे पाटिल ने? ये गंभीर सवाल है दोस्तों, इसका जवाब मनोज जरांगे पाटिल को देना पड़ेगा दोस्तों। और लोग अपनी राय देते हुए लेटर भी लिख रहे हैं और इमोशनल लेटर लिखा गया है। साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े पैमाने पर दल बदल हो रहे हैं दोस्तों, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उस वक्त फिर से फायदा मिला है जब उनके पार्टी के बड़े नेता वापस लौट आए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले वंचित बहुजन आघाड़ी गठबंधन में शामिल हो गए थे कांग्रेस पार्टी के नेता अनीस अहमद। 28 तारीख को उन्होंने प्रकाश अंबेडकर से मुलाकात की थी और शामिल हो गए थे। 5 दिन के बाद अनीस अहमद कांग्रेस पार्टी के प्रभारी रमेश चन्नीथला की मौजूदगी में वापस से कांग्रेस पार्टी में आ गए। अनीस अहमद कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री है। अनीस अहमद ने कहा कि वे पिछले 44 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है। जब मैं कांग्रेस पार्टी में था तो दूसरी पार्टी का AB फॉर्म लेकर आया था, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मैं समय पर आवेदन नहीं कर सका, मैं थोड़ी देर के लिए गुस्से में था, दूसरे पक्ष का पर्चा लाया गया, लेकिन मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर विश्वास करता हूं। सोनिया गांधी मेरी गॉड मदर है। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है, जब मैं कांग्रेस पार्टी में था तो वंचित बहुजन आघाड़ी का AB फॉर्म लेकर आया था। कुल मिलाकर दोस्तों उनके द्वारा ये जो बातें कही गई है काफी दिलचस्प है, क्योंकि मात्र 5 दिनों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में वापसी किया। क्या उनको पता चल गया है कि राज्य के अंदर किसकी सरकार बन रही है और उसके बाद वापस अपनी पुरानी पार्टी में लौट आए? वैसे 40 साल से कांग्रेसी हैं, 2-4 दिन इधर उधर चले गए तो इससे कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अच्छी बात है कि वापस आ गए हैं। साथ साथ महाराष्ट्र के अहिल्या नगर श्रीगोंदा विधानसभा क्षेत्र से प्रतिभा पाचपुते को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कह रही है कि वो अपना नाम वापस ले लेंगे। अगर उनके बेटे विक्रम सिंह पचपुते को उम्मीदवार बनाया गया तो सही है, वरना फिर वो पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपना नामांकन वापस ले लेंगे। नामांकन वापस के 2 दिन बचे हुए हैं। श्रीगोंडा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रतिभा पाचपुते ने एक बड़े फैसले का ऐलान किया दोस्तों। उन्होंने कहा है कि वो फिर से पार्टी से उम्मीदवार बदलने की मांग कर रहे हैं। अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो सोमवार को आवेदन वापस ले लेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने खुलकर धमकी दे दी है दोस्तों। देखते हैं बीजेपी क्या उनके बेटे को उम्मीदवार बनाती है या फिर भाजपा का कैंडिडेट यहां से नामांकन वापस कर लेगा, तो फिर बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं बचेगा, उसे किसी निर्दलीय को सपोर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद चुनाव आराम से महाविकास आघाड़ी गठबंधन के ओपन हो जाएगा और आराम से महाविकास आघाड़ी गठबंधन इस सीट पर चुनाव जीत सकती है दोस्तों। श्रीगोंदा विधानसभा सीट की बात करें तो पिछली बार यहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट घनश्याम सिलार को मात्र 4750 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था दोस्तों। अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नाम वापस ले ले तो साफ तौर पर यहां पर कांग्रेस के चुनाव जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों के अंदर कई और उम्मीदवार किस तरीके से भाजपा को एंड टाइम में धोखा देंगे, सारी जानकारी से जुड़ी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। साथ साथ राहुल गांधी आने वाले हैं सबसे पहले RSS के गढ़ कहे जाने वाले नागपुर में, जहां से उनकी सभा का आरंभ होने वाला है दोस्तों। नागपुर में राहुल गांधी 6 तारीख को संविधान सभा का आयोजन करेंगे, यानी इस दौरान संविधान पर राहुल गांधी का एक बड़ा लेक्चर होने वाला है और वो भी नागपुर में RSS का जहां हेडक्वार्टर है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक मैसेज भेजा गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे महाराष्ट्र के अंदर की संविधान बचाना कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा है। साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारी कर रही है। राजनीतिक दल हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी ताकत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इस बीच शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने सोलापुर में सक्रियता दिखाई है और पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर में कई सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है दोस्तों। करमाला विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक संजय शिंदे को रोहित पवार की मौजूदगी में बड़ा झटका लगा। संजय शिंदे के साथ रहने वाले नेता रोहित पवार की मौजूदगी में शरद पवार के गुट में शामिल हो गए। इससे शरद पवार के उम्मीदवार नारायण पाटिल की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही बार्शी के वैराग इलाके में नेता निरंजन भूमकर ने अजीत पवार का साथ छोड़कर शरद पवार का साथ आने का फैसला लिया है। कुल मिलाकर दोस्तों सोलापुर, कोल्हापुर, पूरा जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का बेल्ट है वहां पर ज्यादातर सीटें जीतने के लिए शरद पवार प्रयास कर रहे हैं और अपने पोते को भी इन्होंने चुनावी मैदान में उतार रखा है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के 2 बड़े इस्तीफे, जिसमें प्रणव कुमार वर्मा और दूसरा बीजेपी का इस्तीफा झारखंड में सिमोन मालतो का हुआ है, जो वरिष्ठ बीजेपी के नेता बरहेट विधानसभा से जुड़े रहे हैं दोस्तों और सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं आदिम जनजाति झारखंड मोर्चा का। तो कुल मिलाकर पहाड़ी जनजातियों के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं दोस्तों। उन्होंने भी अपना इस्तीफा
इस्तीफा दे दिया। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि याद रखिए नंबर 68 में से 37 बीजेपी ने दल बदलुओं को टिकट दिया है, 68 में से 29 परिवारवादियों को टिकट दिया गया है। भाजपा ने कार्यकर्ता को साफ साफ कह दिया है कि वे सिर्फ दरी बिछाएंगे और जिस पर दल बदलू पैर पोंछकर निकल जाएंगे। ये त्याग पत्रों की झड़ी इसी का परिणाम है। झारखंड में भाजपा के नेताओं की सारी उम्मीद टूट गई। बीजेपी बाहर से बुला बुलाकर चुनाव लड़वा रही है। साथ साथ बोरीवली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर चुके पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी को मनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने खुद प्रयास किया दोस्तों, लेकिन गोपाल शेट्टी मानते नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने पहले देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, इसके बाद जब वो मीडिया वालों से बात करने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी के हित में मैंने उचित कदम उठाया है। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि मैं अपने फैसले पर कायम हूं। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के बाद भाजपाइयों को लग रहा था कि वो मान जाएंगे। दोस्तों बीजेपी के लोग देवेंद्र फडणवीस को बहुत बड़ा चाणक्य बताते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हकीकत यह है कि देवेंद्र फडणवीस जैसे कई नेता राजनीति कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस वहां पर गए थे मनाने के लिए, मनाकर आने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन गोपाल शेट्टी बाहर निकलते ही कह देते हैं कि वो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो फैसला उन्होंने ले रखा है उस फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। यानी ये बात तय है कि वो भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ खुद मैदान में उतर गए हैं और उन्होंने इस बात से जस्टिफाई कर दिया है कि वो पार्टी के हित में काम कर रहे हैं, यानी जिसे टिकट दिया गया है वो जीतने लायक उम्मीदवार नहीं है। ये बात खुद बोलकर उन्होंने पार्टी की हित की बात पर उल्टा उन्हीं को घेर लिया है, यानी देवेंद्र फडणवीस को ही घेर लिया है। अगर आप भी मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस केवल मीडिया के द्वारा बनाए गए नेता हैं, उनका धरातल पर कुछ भी प्रभाव नहीं है और चाणक्य तो दूर की बात, शायद महाराष्ट्र की राजनीति में एक दो बागियों को मना लेंगे तो भी उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। दोस्तों इसी के साथ में बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने खुद की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की और शिवसेना के विधायक अब्दुल सत्तार की आलोचना करते हुए उन्हें औरंगजेब बताया है। दोस्तों इस मामले में उन्होंने अकेले ही छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र किया तो उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी एनसीपी के विधायक अमोल मितकारी ने जमकर खबर ली है दोस्तों और जोरदार तरीके से निशाना साधा है। राव साहब दानवे ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए विवादित टिप्पणियां करी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बयान से साफ समझ में आता है दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भाजपा के नेताओं में कोई सम्मान नहीं है। यही बड़ा कारण है कि प्रतिमा गिरने के बावजूद भाजपा के लोगों ने माफी नहीं मांगी और अब अपने आप को ही छत्रपति शिवाजी महाराज से जोड़कर एक मुस्लिम विधायक को औरंगजेब बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पूरी तरीके से अपनी दोयम दर्जे की सांप्रदायिक मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके की तुलना करके बिना लोगों के काम किए हुए अपने आप को बहुत बड़ा हस्ती बताना ये भाजपा के लोगों की ही प्रवृत्ति है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में चुनाव के दौरान दंगे कराने की साजिश हो रही है। शिंदे गुट के विधायक ने एक बड़ा दावा किया है। एकनाथ शिंदे के विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि अगर आप नासिक संभाजीनगर में हुए 2 दंगों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से कराए गए थे। खबर यह है कि विधानसभा चुनाव में भी इस तरीके का काम किया जाने वाला है। योजना इस चुनाव को आसानी से जीतने की है। कुल मिलाकर 200 संभाजीनगर में दंगा हुआ था। इसके अलावा अगस्त के अंदर एक वायरल वीडियो के बाद तनाव भी देखने को मिला था। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं को भी अब लग रहा है कि इससे उनको नुकसान हो सकता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मथुरा के अंदर आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी परिषद की बैठक हुई है। इस बैठक में आखिरी दिन आरएसएस के सह कार्यवाहक ने एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि उन्होंने एक टिप्पणी करते हुए कहा कि जहां शाखाएं नहीं होती वहां समुदाय के लोग एक साथ आ जाते हैं। हिंदू समुदाय के लोग आपस में भाईचारा और हिंदू संस्कृति सिखाने का काम करते हैं। होसबोले ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज में नफरत नहीं होनी चाहिए। आप नफरत के बाजार में प्यार की दुकान चलाना चाहते हैं लेकिन आप हमसे मिलना नहीं चाहते, हम मिलना चाहते हैं। संघ वालों सबसे मिलो, इस तरीके की बातें कही जा रही है दोस्तों। कुल मिलाकर राहुल गांधी को इनवाइट कर रहे हैं आरएसएस के दूसरे नंबर के बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले। देखते हैं राहुल गांधी की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है दोस्तों। 6 तारीख को क्योंकि नागपुर आ रहे हैं राहुल गांधी और वहीं पर आरएसएस का मुख्यालय है तो क्या राहुल गांधी यहां से क्लियर मैसेज भेजेंगे। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। साथ साथ एनसीपी के अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, एनसीपी के दिवंगत नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल की आलोचना करते हुए कई सारी ऐसी बातें बोल गए हैं जिस पर शरद पवार ने करारा जवाब दिया है दोस्तों। शरद पवार द्वारा अजित पवार के द्वारा कही गई इन बातों पर जोरदार फटकार लगाते हुए बारामती में कहा गया कि हमने सिंचाई घोटाले का मुद्दा नहीं उठाया। आर पाटिल की छवि अच्छी थी, वो साफ सुथरे थे। ये ठीक नहीं है कि उनके बारे में ऐसी बातें की जाए। इस बार पवार ने बीजेपी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि फडणवीस ने सिंचाई घोटाले की जानकारी अजित पवार को दिखाई। फडणवीस का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है लेकिन यह उनके द्वारा ली गई गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन है। यानी फडणवीस ने कैसे मंत्री के पद पर रहते हुए एक व्यक्ति को बुलाकर फाइल दिखा दी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो सीक्रेसी ऑफ ऑफिस का उल्लंघन किया गया है, यानी जो शपथ लिया जाता है ऑफिस होल्ड करने से पहले, चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, गोपनीयता की जो शपथ लेते हैं उसका उल्लंघन है और इस पूरे मामले पर अब कानूनी रास्ता भी देखना चाहिए। तो अपनी राय जो लेकर आएगा, लेकिन अजित पवार के द्वारा एक दिवंगत नेता को लेकर इस तरीके की बातें किए जाना दोस्तों काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप भी मानते हैं शरद पवार ने एकदम सही कहा है तो अपनी राय जो लेकर आएगा। साथ साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और मुंबई के सांसद अरविंद सावंत ने शिवसेना शिंदे समूह के नेता साइना एनसी के खिलाफ अपनी टिप्पणी पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मेरी बातों से अगर उनका अपमान हुआ है और उनको बुरा लगा है तो मैं इसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। इससे पहले उन्होंने उनको इंपोर्टेड माल बता दिया था। इस पर विरोध करते हुए साइना एनसी की ओर से थाने में मामला भी दर्ज कराया गया। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने पूछा है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ रहे हैं। चुनावी दौरे के बीच में दोनों नेताओं को बताना चाहिए कि 1,36,000 करोड़ रुपए का जो बकाया झारखंड का
है केंद्र सरकार के ऊपर कब वो दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी को हेमंत सोरेन ने खुला पत्र भी लिखा है दोस्तों, देखते हैं कोई जवाब बीजेपी के लोग दे पाते हैं नहीं दे पाते, थोड़ी बहुत भी हिम्मत जुटा पाएंगे या नहीं जुटा पाएंगे। साथ साथ अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर बड़ी बड़ी बातें आप लोगों ने गोदी मीडिया के अंदर देखी होगी। खासकर भाजपा के समर्थक दिन रात कहते हैं कि अमेरिका के भारत के साथ अच्छे संबंध, लेकिन अब ऐसी खबर आई है दोस्तों जिससे हकीकत सबके सामने आ गई है। आपको बता दें कि अमेरिका ने रूस के सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों का कथित तौर पर सहयोग करने के आरोप में 15 भारत की कंपनियों समेत 275 लोग और यूनिट्स पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। यानी भारत की 15 कंपनियों पर इसलिए रोक लगाया गया है क्योंकि वो रूस की मदद कर रहे थे। कुल मिलाकर सवाल यह है कि भारत और अमेरिका के संबंध अगर अच्छे होते तो इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई होती। अगर ऐसा किया गया है तो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी का यह बहुत बुरा एक विफलता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि डंका केवल भारत के अंदर कुछ एक मीडिया समूहों के बीच में बज रहा है और ज्यादा कहीं नहीं, और केवल ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि दुनिया भर के अंदर भारत की इमेज अच्छी हो गई है और नरेंद्र मोदी के कारण डंका बज रहा है। सबको पता है कि अमेरिका बार बार भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करता है तो मोदी सरकार या खासकर बीजेपी के लोग इस पर प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। क्या 15 कंपनियों को बैन करना ये भारत विरोधी गतिविधि नहीं है अमेरिका की। साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीसामऊ सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के दर्जन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल नसीम सोलंकी ने वनखेड़ेश्वर मंदिर में पूजा की है। नसीम सोलंकी ने वनखेड़ेश्वर मंदिर में पूजा की, इसके बाद अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है दोस्तों, और मंदिर कमेटी के लोगों ने कहा कि ऐसा अलाउ नहीं है और इसके बाद शुद्धिकरण करने की कोशिश की गई है दोस्तों। और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुस्लिम धर्म गुरु मुफ्ती साहबुद्दीन रिजवी के हवाले से फतवा भी जारी किया, इसे इस्लाम के विरोध में बताया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों उपचुनाव हो रहे हैं सीट पर और तरह तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर जाकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। साथ साथ झारखंड में इंडिया गठबंधन ने आधिकारिक तौर पर अपने सहयोगियों के बीच में सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कुल 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगा दोस्तों। पहले चरण में झारखंड मुक्ति मोर्चा 23 और दूसरे चरण में 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर मैदान में उतरा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के हिस्से आई 30 सीटें, लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस की पार्टियों के आपसी समन्वय नहीं हो पाने के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी को फायदा मिल रहा है। कारण यह है कि सीपीआई माले ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, 3 सीटें उनको दी भी गई। धनवर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को मैदान में उतारा है, जिसे बीजेपी चुनाव जीतने की किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास कर सकती है दोस्तों। ऐसे में सीपीआई एमएल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 प्रत्याशी उतरे हुए हैं मैदान में, इससे फायदा बाबूलाल मरांडी को मिल रहा है। विपक्ष के वोट यहां पर बढ़ जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि नामांकन वापस होने से पहले इंडिया अलायंस के लोगों को एक साथ आना चाहिए और एक उम्मीदवार को वापस करके दूसरे उम्मीदवार के सपोर्ट में उतरना चाहिए, ताकि बड़े बड़े नेताओं को अगर टारगेट किया जाए, उनको चुनाव हराने की कोशिश की जाए तो बीजेपी पूरे राज्य में चुनाव हार सकती है। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कम से कम एक ही उम्मीदवार मैदान में उतरना चाहिए था। देखते हैं 4 तारीख से पहले क्या सब कुछ सही रहता है या फिर इसी तरीके से वोटों में डिवाइड देखने को मिलेगा। साथ साथ दोस्तों संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अरविंद सावंत जी हमारे बहुत ही सम्मानित नेता है और सांसद भी हैं। उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि बीजेपी की महिला उम्मीदवार है वो क्षेत्र यानी मुंबा देवी में बाहर से आई हुई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का तो उसमें महिला का अपमान कहां से हो गया। आपने सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहा था, आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चल जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी, लेकिन क्योंकि महिला उम्मीदवार है तो फिर उन्होंने इससे पर आपत्ति जाहिर की। हालांकि सांसद ने माफी मांग ली है, लेकिन संजय राउत ने कहा है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। साथ चुनाव आयोग की स्टैटिक सर्विलांस टीम के अधिकारी ने बताया है कि महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में टोल बूथ के पास 24 करोड़ रुपए के सोने, हीरे और चांदी के गहने जब्त किए गए हैं। चुनाव आयोग ने अपनी एसएसटी टीम को महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यरत कर रखा है दोस्तों। जगह जगह लोगों को मैदान में उतारा गया है। महाराष्ट्र में बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में ये अच्छी खासी जब्ती की गई है। 24 करोड़ के गहने जब्त होने का सीधा मतलब यह है कि चुनाव के अंदर जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है। खासकर पैसा और मसल पावर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में इस्तेमाल की जा रही है। कारण आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र एक रिसोर्स रिच स्टेट है, यहाँ पर अच्छा खासा पैसा है। सारी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि यहाँ की सरकार की कमान उनके हाथ में होनी चाहिए। वहीं पर नासिक जिले में कम से कम 3 निर्वाचन क्षेत्र जहां पर एबी फॉर्म के साथ विद्रोह करने वाले और ग्रैंड अलायंस के उम्मीदवार पर जुर्माना लगाया गया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बागी निर्दलीय लोगों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। नासिक में असंतुष्टों से मिले संकट मोचक, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बगावत अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के विरोध सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। मध्य नासिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं लक्ष्मण साहब जी का कार्यक्रम आयोजित करने से महाजन की नाराजगी की चर्चा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने गिरीश महाजन को मैदान में उतारा है कि वो सबको मना लेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है वो खुद मानकर आ जा रहे हैं। नासिक जिले के अंदर भी बगावत है दोस्तों और इसी के साथ में सतपुर में भी बागी शशिकांत यादव मैदान में उतरे हुए हैं। इसी के साथ में मुंबई में राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है उम्मीदवार उतारकर। एमएनएस के कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में, समीर भुजबल ने भी अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया था, नामांकन दाखिल कर दिया है। तो डिंडोरी और देवाली से भी शिवसेना के उम्मीदवार बुरी तरीके से पिछड़ रहे हैं दोस्तों। कारण यह है कि बगावत है, कई सीटों पर एमएनएस के लोग मैदान में उतरे हुए। साथ साथ रिलायंस होम फाइनेंशियल लिमिटेड की कीमत को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। अनिल अंबानी की रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर फिलहाल कारोबार के लिए बंद कर दिए गए हैं। कंपनी के शेयर्स में 4.28 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद अनिल अंबानी की कंपनी को सेबी ने नोटिस जारी कर दिया है। साथ साथ
दोस्तों पवार ने इस बार दीपावली के मौके पर पवार पड़वा मेला लगाया था, लेकिन उनके साथ में अजित पवार ने भी इसी तरीके का एक समारोह किया है। दोस्तों दीपावली के मौके पर पड़वा समारोह का आयोजन बारामती के अंदर कई सालों से किया जा रहा है। 35 सालों से ऐसा किया जा रहा है, जब दीपावली के दिन शरद पवार अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात करते हैं और सारी समस्या के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन अजित पवार को यहाँ पर आना था, लेकिन वो आए नहीं। उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है, तो खुद से इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कितनी भी शरद पवार की कॉपी कर ले, अजित पवार ही रहेंगे और उनको कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि असली पॉलिटिकल पार्टी एनसीपी कौन सी है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।